नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। और आज बात दरअसल वंशवाद के फेर की होगी, क्योंकि वंशवाद का जब फेर होता है तो राजनीति के शेर बन जाते हैं। और भारतीय राजनीति में यह एक कहावत पूरी सटीक बैठती है, क्योंकि भारतीय राजनीति को आप जब देखेंगे तो तमाम सियासी पार्टियां, उसके भीतर मौजूद सियासी लोग वंशवाद का दंश झेल रहे हैं, या यूं कहें वंशवाद के दंश के कारण मुकाम हासिल कर रहे हैं। और ये कोई एक पार्टी का काम नहीं है, एक पार्टी का खेल नहीं है, एक पार्टी का फेर नहीं है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों में इस तरह का चलन देखने को मिल रहा है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नए संसद के को लेकर जब अपना भाषण दे रहे थे, कल हमने उस बात का जिक्र भी करा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था। उन्होंने कहा था कि वंशवाद को लेकर हमें काम करना होगा ताकि वंशवाद ना हो राजनीति में या फिर किसी भी क्षेत्र में, और इसीलिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन आज हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने बोला था, तो आज हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल, जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं, वहां पर सियासी उठापटक के बीच अब वंशवाद की बात आ गई है। दरअसल ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी के भाई हैं कार्तिक बनर्जी, उन्होंने आज एक बयान दिया और कहा कि वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए और पश्चिम बंगाल में अब बेहतर सरकार होनी चाहिए और बेहतर काम होना चाहिए और बेहतर सरकार होनी चाहिए। और कार्तिक बनर्जी ने यह क्यों कहा? दरअसल ममता बनर्जी अपने बेटे को लेकर ज्यादा संजीदा नजर आ रही हैं, ज्यादा गंभीर नजर आ रही हैं। और उनका बेटा जो अभिषेक बनर्जी हैं, उनका कद लगातार टीएमसी में बढ़ रहा है। माना जा रहा है ममता के बाद नंबर 2 अभिषेक बनर्जी ही हैं। और यही कारण है कि कार्तिक बनर्जी, उनको अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आई, अपना कद छोटा नजर आने लगा और उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए। इसको कहना कोई भी दो राय नहीं होगी कि उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार किए। और बातों ही बातों में जब उन्होंने वंशवाद का जिक्र किया तो यह भी जिक्र कर दिया कि वो अगर सियासी कोई भी पार्टी उनको आमंत्रित करती है तो जाने के लिए तैयार है। यानी कि जब बीजेपी अगर उनको अपने पास बुलाती है तो वो जाने के तैयार है, यानी कि टीएमसी छोड़ने के लिए तैयार है। तो यानी एक और बगावती सुर देखने को मिल रहा है। आज बात दरअसल इसी पर होगी, बात इसको लेकर होगी कि कार्तिक बनर्जी ने वंशवाद का जो जिक्र किया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बात का जिक्र किया था, उसी का ही एक पक्ष हम देख सकते हैं, उसी को जोड़कर देख सकते हैं। तमाम बातों का जिक्र होगा। सबसे पहले कार्तिक बनर्जी ने क्या कहा है हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले समझाते हैं, बताते हैं, समझिए जरा। कार्तिक बनर्जी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में वंशवाद की राजनीति का अंत होना चाहिए। ऐसे राजनेताओं से तंग आ चुके हैं जो आम लोगों की जिंदगी बेहतर करने का दावा करते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ अपने परिजनों की जिंदगी ही बेहतर बनाते हैं। राजनीति सिर्फ लोगों के लिए होनी चाहिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए होनी चाहिए। जो लोग राजनीति में हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि संतों ने आखिर क्या सलाह दी थी। राजनेताओं को पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, फिर परिवार के बारे में। यह कार्तिक बनर्जी कहते हुए नजर आए। वंशवाद का अंत होना चाहिए। वंशवाद का अंत, उनका तात्पर्य क्या था? दरअसल ममता बनर्जी जब अभिषेक बनर्जी को एक चेहरे के रूप में आगे करती हैं और उनका कद बढ़ जाता है पश्चिम बंगाल में और ज्यादा, तो कहीं ना कहीं कार्तिक बनर्जी को इसका डर हुआ और इसीलिए उन्होंने कहा वंशवाद का। लेकिन अब वंशवाद का फेर क्या है वो भी जरा समझिए, क्योंकि राजनीति के शेर बनते हैं, वंशवाद के नतीजे आखिर क्या हैं। राजनीति में परिवार के सदस्यों को दरअसल प्राथमिकता दे दी जाती है। वंशवाद से छोटे कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो जाती है, जो जमीनी कार्यकर्ता होता है।
नए और युवा राजनीति में नहीं आ पाते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को अब और ज्यादा राजनीति में आना चाहिए और अलग क्षेत्रों में आना चाहिए। पार्टियों में अयोग्य नेता राजनीति करते हैं, प्रतिभा तंत्र की बजाय मेडियोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाता है। आम जनता में निराशा की भावना बढ़ने लगती है जब वंशवाद का इजाफा होता है, वंशवाद का बोलबाला होता है। प्रोपोगेंडा, चमचा तंत्र, धन बल और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। देश की सभी प्रमुख संस्थाएं पंगु बनाकर रखी जाती हैं। राजनीतिक सिद्धांतों और प्रगतिशीलता के विरुद्ध ये वंशवाद है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों के विरुद्ध ये वंशवाद है। आज चर्चा दरअसल इसी पर होगी। बातचीत करेंगे परिवारवाद, वंशवाद की और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कुनबे में बगावत की, जिसकी एक तस्दीक कह सकते हैं, एक बानगी कह सकते हैं, आज भी देखने को मिली। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं उनका। नीरज राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। नीरज राय जी का स्वागत करेंगे। तिलक सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, स्वागत तिलक जी का भी करेंगे। हमारे साथ अनुज आत्रे साहब जुड़ रहे हैं। अनुज आत्रे साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मुद्दों पर राजनीति में बेहद ही उम्दा परख रखते हैं। बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय सर आपका भी। नीरज राय, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं, बताइए जरा कार्तिक बनर्जी का बयान किस तरह से देखें, उसको क्या समझा जाए, उसको क्या बगावत कर रहे हैं? देखिए अब्दुल भाई, बार बार यह जो चीजें हैं, कार्तिक बनर्जी जी का जो बयान आया है, इस बयान को लेकर मैं उनकी बगावत की बात नहीं करूंगा। ठीक है। भारत की राजनीति में सामाजिक स्तर पे या गांव स्तर पे देखा जाए, कहीं भी किसी भी स्तर पे अगर देखा जाए तो योग्य व्यक्ति को आगे आने की जरूरत होती है। और वह योग्य व्यक्ति परिवार से भी हो सकता है, समाज का छोटा छोटा कार्यकर्ता भी है, जहां पर कि प्रतिभाओं का हनन रुक जाता है। ठीक है। और जहां तक आप यह बोलना चाहते हो अभिषेक बनर्जी का, तो अभिषेक बनर्जी 2 दिन 4 दिन से नहीं आए हैं। अभिषेक बनर्जी पिछले 10 सालों से सक्रिय राजनीति में है और जनता उनको चयन करके भेजती है। उन अयोग्य के लिए उनकी बात है, वो भाई बंगाल में। लेकिन लगता नहीं है आपको नीरज राय, कार्तिक बनर्जी, मैं बता रहा हूँ, लगता नहीं है आपको कि जो तरजीह इस बार के चुनाव में, बात सुन लीजिए नीरज जी, एक काउंटर सवाल है, बात सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक काउंटर है, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। क्या लगता नहीं है नीरज जी आपको कि अभिषेक बनर्जी का जो कद बढ़ा है इस चुनाव में, इस चुनाव के कैंपेन में, वो कार्तिक बनर्जी को एक तरीके से टीस पहुंची है और शायद वही कारण है कि वो अब बोल रहे हैं खुले तौर पर, साफ तौर पर? देखिए, इस चीज को मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कार्तिक बनर्जी जी का बंगाल की राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं रही है। और रही कद बढ़ने की, तो नीरज राय एक किसान के लड़के हैं, गांव से निकलकर किसान के लड़के होकर वहां पे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष संभाल रहे हैं। तो इसको आप एक कार्य करने की प्रक्रिया बताएंगे, उसको बताया जाता है, न कि अमित शाह जी के लड़के जैसा की क्या भूमिका थी। अच्छा। जिनको की परिवारवाद से हटा कर क्या उनको बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। अच्छा। ऐसे लोगों को राजनीति में और लाभ के पद पर बैठने से रोकने के लिए कार्तिक बनर्जी का बयान रहा है। उनका बयान बंगाल के लिए इसलिए है कि बंगाल की राजनीति करते हैं, लेकिन हिंदी क्षेत्रों को, देश को मैं जान रहा हूं, तो मैं आवाज उठाऊंगा। ठीक है नीरज राय, आपकी बात हुई। जरा तिलक सिंह कुछ कहना चाहते हैं। तिलक सिंह जी बताइए जरा क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि सवाल तो आप पर भी उठा दिए इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला जी, मैं कहना चाहूंगा कि इनको शायद ये नहीं पता कि बीसीसीआई कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये सब कुछ बोल रहे राय साहब, लाभ का पद तो दुनिया लेती है। आप जब एक नौकरी करने जाते हैं तो वहां भी आप सैलरी लेते हैं, आपको लाभ होता है, इसलिए आप नौकरी करते हैं। आप कृपया करके मुझे 1 मिनट का समय दीजिए नीरज राय जी। नीरज राय जी, मैंने आपको धैर्य के साथ सुना, कृपया 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। बोलिए भाई साहब, बोलिए। देखिए अब्दुल्ला जी, देखिए ये सब कुछ भूल गए, लेकिन एक चीज नहीं भूले कि मतलब अयोग्य को योग्य साबित करना, ये नहीं भूले।
आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे कर रही हैं, क्या इतनी बड़ी पार्टी में आपके यहाँ कोई और नेता नहीं है? नीरज राय जी, क्या आपको आगे नहीं किया जा सकता था? आपके अंदर ये योग्यता नहीं है क्या? मुझे आप ये बताइए। एक बात। दूसरी मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे कोई बोलने का मौका दीजिए। देखिए, वंशवाद होता क्या है? वंशवाद ये होता है कि एक योग्य आदमी को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसके बाद अयोग्य आदमी को उच्च पद पर आसीन कर दिया जाता है। आप कांग्रेस में देख लीजिए, सोनिया गांधी के सुपुत्र के अलावा उनको कोई और दिखाई नहीं दे रहा। ममता बनर्जी आपके सामने ही है। मुलायम सिंह को देख लीजिए, अखिलेश और अखिलेश एंड फैमिली के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मुफ्ती मोहम्मद सईद को देख लीजिए, उन्होंने जो है महबूबा मुफ्ती के अलावा उनको पूरी पार्टी में कोई नहीं दिखाई दिया। तिलक सिंह जी, आप तमाम राजनीतिक दलों का जिक्र कर रहे हैं। शरद पवार जी को देख लीजिए, तिलक सिंह जी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। मेरा जो इंट्रोडक्शन था, मैं जो बात कर रहा था, शुरुआत मैंने यही की कि वंशवाद का दंश जो है वो किसी एक पार्टी में नहीं है। तिलक सिंह, सभी राजनीतिक दल इससे दो चार हैं, सभी राजनीतिक दल। और अपने अगर हम अपने दल के भीतर देखेंगे तो ये महसूस होता है। देखिए तिलक सिंह जी, सुनिए जरा, तिलक सिंह जी सुनिए जरा, अरे तिलक सिंह जी सुनिए, अगर हम अपने दल के भीतर देखेंगे तो महसूस होगा कि हाँ, हम भी उस दंश को झेल रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं अनुज आत्रे साहब के पास। अनुज आत्रे साहब, तिलक सिंह ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पूरी वंशवाद के दंश को पाले हुए है अभी तक। देखिए, इन लोगों की राजनीति का चरित्र ही यही रहा है कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, और जिस आरोप को ये दूसरे विपक्षी दलों पर लगाते हैं, सबसे ज्यादा उसी काम को भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। चाहे इन्होंने भ्रष्टाचार के दूसरे विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाए जिसको ये सिद्ध नहीं कर पाए, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के अगर कोई मामले पाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री पाए जाते हैं। उसी तरह से परिवारवाद, वंशवाद का जो नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है, कांग्रेस के ऊपर भी बार बार इन्होंने आक्षेप लगाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने इनको हमेशा नकारा है। जब सोनिया जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी थी और 2004 में जब पूरा जो है कांग्रेस पार्टी को जनता ने बहुत अच्छे से विजय दिलवाई थी और यूपीए की सरकार का गठन हुआ था, तब भी इन्होंने सोनिया जी के ऊपर तमाम तरह की उंगलियां उठाने की कोशिश करी थी कि जो है कहीं विदेशी मूल का मुद्दा उठाया, कहीं परिवारवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी कुर्बानियों को नहीं देखा जाता इनमें। अच्छा। हमारे यहाँ तो केवल एक गांधी परिवार है, और वो गांधी परिवार भी ऐसा परिवार है कि जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसके नेताओं ने 17 बार अगर चुनाव हार भी जाए तब भी अध्यक्ष के पद पर तैनात रहेंगे। जी जी जी, देखिए अनुज आत्रे साहब, हाँ देखिए, ये वो परिवार है कि जिन्होंने इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के और तमाम सब लोगों ने अपनी इस देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर की है, बलिदान दिया है। तो परिवार की तो ये बात करें ना, लेकिन और मैं आपको बताना चाहूं कि कांग्रेस में अब तक 61 अध्यक्ष हुए हैं, जिसमें से केवल 6 अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जो गांधी परिवार से, नेहरू परिवार से आए, लेकिन बाकी 55 लोग जो है दूसरे लोग आए हैं जो किसी परिवार से नहीं, उस पर ये लोग नहीं जाते। लेकिन अपने परिवार की बात अगर इनसे पूछा जाए तो फिर ये वहां पर परिवार वंशवाद के बाद इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ तो सैकड़ों नेता ऐसे हैं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं कि जो, लेकिन अनुज आत्रे, एक सवाल ये जहन में आता है, आप जिन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों का, आप अपने भीतर तमाम आपने अध्यक्ष पदों के नंबर गिरा दिए कि इतने हमारे अध्यक्ष रहे हैं, इतने में ही गांधी परिवार के रहे, लेकिन मौजूदा समय में अगर देखें तो स्थिति ऐसी है कि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी पार्टी के भीतर अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं लोकतंत्र को लेकर, उस पर सवाल उठाते रहे। आरबी उपाध्याय के पास पहुंचता हूं। जरा आरबी उपाध्याय साहब, आप जरा बताइए, ममता बनर्जी, बीजेपी और कांग्रेस, अब हमारे साथ तीनों पार्टियों के लोग मौजूद हैं, क्या आपको नजर आता है कि किसी भी पार्टी में वंशवाद का दंश ना हो? होना तो यही चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जो वर्कर है, दड़ी बिछाता है, पोस्टर लगाता है, झंडे बैनर उठाता है, उनमें से निकल के ऊपर आना चाहिए एक्चुअल में, और उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये बात अलग है कि देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं वंशवाद के दंश से बची हुई नहीं है। आप कहते जरूर हैं, कौन सी पार्टी है मुझे बता दें, कि भी एक पार्टी बता दीजिए। और परिवार को प्राथमिकता देना, और देखिए वो योग्य है या नहीं है,
लेकिन क्यों परिवार का है? आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में पूरा परिवार ही भी पार्लियामेंट में पहुंच गया, और महबूबा मुफ्ती हैं वो अपने परिवार का बिल्कुल एक वारिस, अब्दुल्ला जी का वारिस, सबके एक वारिस। अभी बीजेपी में देखिए भी अनुराग ठाकुर है, या और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, कोई एक उदाहरण नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर रोक लगी जानी चाहिए। लेकिन अब्दुल है क्या, देखिए राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। हर पार्टी कहती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार, लेकिन एक मुद्दा भर है। आप देखेंगे राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। लेकिन आरबी उपाध्याय, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, अपराधीकरण हुआ है, उसके लिए एक चीज ये भी तो समझनी है, अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे कर रही हैं, तो कार्तिक बनर्जी अगर ये कह रहे हैं कि वंशवाद को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए और अब उससे ऊपर जाना चाहिए, तो क्या हम ये माने कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया उसका ही इंपैक्ट कार्तिक पे पड़ा है और वो बीजेपी के होने जा रहे हैं? ऐसे ये भी स्थिति क्या है उनकी भाषा बोल रहे हैं? देखिए कार्तिक बनर्जी माली वर्कर है पार्टी का, और वो मेहनत कर रहा है, अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर रहा है, और पता लगता है कि उसको मौका न दे के परिवार के किसी सदस्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसे मौका दे रहे हैं, उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, चाहे वो वाजिब है या नहीं है, पात्र है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों का। तो देखिए आहत होता है। तो कार्तिक बनर्जी भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं, अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं, जो उन्होंने सार्वजनिक रूप में कह दी, जबकि बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारी सभी पार्टियों में, लेकिन वो वफादार बने रहते हैं, बोलते नहीं है, उन्हें पता है बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि भी पार्टी में विद्रोह कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है। नीरज राय जो आरबी उपाध्याय साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थिति पनपी है टीएमसी के भीतर कि अब लोग टीएमसी के अंदर ही घुटन महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि अब बगावती सुर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया यहां वंशवाद नहीं चलेगा? अब्दुल भाई, आरबी उपाध्याय जी कई डिबेटों में मेरे साथ रहते हैं, अच्छी तरह से हमको जानते हैं कि जितना स्पष्ट मैं बोलता हूं शायद इनके साथ कोई राजनीतिक व्यक्ति बोलता है। रही बात कार्तिक बनर्जी की, मैं पहले ही मैं बोल दिया हूं कि कार्तिक बनर्जी जी वहां पे वर्कर हैं पार्टी में, और वो किसी मंत्री पद पे नहीं, आप सांसद विधायक वो छोड़िए, उस पे वर्कर के तौर पे अपना काम कर रहे हैं। योग्य व्यक्ति का कहीं भी आगमन होता है तो यह शुभ के सूचक होता है। मतलब कार्तिक बनर्जी आपके लिए योग्य नहीं है, ये माना जाए? देखिए क्या बताइए, कोई एक व्यक्ति, क्या मतलब राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह और नीरज सिंह ही योग्य है भारतीय जनता पार्टी में एक विधायक बनते हैं, और लखनऊ के 54 पार्षद जो है नीरज सिंह क्या है वहां पे पैर छूते हैं। अनुराग ठाकुर और राजवीर सिंह से योग्य लोग नहीं है, या लालजी टंडन के लड़के से योग्य नहीं है। फहरिस्त देखिए तो मैं 50 नहीं सैकड़ों गिनाऊंगा। एक अभिषेक बनर्जी को लेकर आप बुआवाद और भतीजावाद की बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी को 2011 से आज 20 जा रहा, 21 हो गया, 10 साल से है, सांसद भी अभिषेक बनर्जी हैं। अभिषेक बनर्जी वहां पे एक जनमत वाले नेता हैं, अगर उस पर आवाज उठाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि मैं आवाज उठाऊंगा, मैं सवाल तो पूछूंगा ही ना। जैसे कि तिलक भाई साहब ने कहा कि नीरज जी आप में क्या योग्यता नहीं है, भाई साहब मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको बोलता हूं हफ्ता दिन समय ले लीजिए, कोई एक ऐसा प्रदेश बता दीजिए जिसमें कि एक किसान के लड़के को, वास्तविक किसान हूं मैं, एक किसान के लड़के को उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जिगरा है? भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा में भी पूंजीपति बैठे हुए हैं। तिलक सिंह बताइए, नीरज राय का सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप? मैं जवाब देता हूँ। नीरज राय जी ने कहा कि एक किसान के बेटे को टीएमसी ने आगे बढ़ाया, तो मैं इनको पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी में, सुनिए ना सर बता रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं सर प्रदेश अध्यक्ष हैं, बताइए ना सर। उत्तर प्रदेश में टीएमसी का कोई जनाधार नहीं है, वहाँ का प्रदेश जनाधार की बात नहीं होती है, पद की छोड़िए ना सर, वो छोड़िए, संविधान ने दिया है, मैं बता, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी दिया है, राष्ट्रीय पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भाई साहब, कृपया तीसरी बड़ी पार्टी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी का यह सब चीजें गलत चीजें हैं, कहां पर रही है?
वो बहुत जल्दी इंटॉलरेंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इंटॉलरेंस हो जाते हैं। जैसे बंगाल में उन्होंने आरोप लगाना तो आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं सर, ये चैनल है बंगाल में, जन्मसिद्ध अधिकार है आप लोगों का। दूसरे की हैसियत तो तुरंत तोड़ देते हैं आप लोग, दूसरे की हैसियत उस समय को भी याद करिए ना कि जब 2 सीटें मर्सी के रूप में दी जाती थी आप लोगों को। नीरज राय जी, मैं 2 सीटें मर्सी पे दी जाती थी। थोड़ा सुनने का मादा सुनाइए। आप सुनेंगे नहीं तो बात कैसे? आप लोग केवल आवाज उठाने का मादा रखते हैं, सुनने का मादा नहीं। नीरज राय ने सवाल ये करा कि आप में माददा है क्या उतना? नीरज ये सवाल कर रहे हैं तिलक सिंह कि आप में मादा है उतना कि आप एक कार्यकर्ता को एक बड़े ओहदे पर पहुंचा दें। और उत्तर प्रदेश का जो नीरज राय जिक्र कर रहे हैं तिलक सिंह, आप उत्तर प्रदेश को बाखूबी जानते हैं, वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा हम राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि का जिक्र करें तो सबसे मजबूत पृष्ठभूमि मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देश को उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। हाँ, तो मैं वही इनसे पूछ रहा हूं सर कि आप बताइए, नीरज राय जी आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं आप अभिषेक बनर्जी की जगह आप क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए, क्या अपना ही भतीजा, अपना ही पिता, अपनी ही पत्नी मिलती है? लालू यादव को राबड़ी देवी मैं बता रहा हूं, कोई नहीं मिला सर। मैं बता रहा हूं, आप मेरी पार्टी में बता रहा हूं, नाम ले रहे हैं सर। बोले नीरज, बोलिए। मैं बता दूं तिलक भाई आपको, सुनिए, 3 साल से, सुनिए, 3 साल से आपके पार्टी में 30 साल से लोग रहे हैं, आज तक जिला स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। 3 साल से प्रदेश का अध्यक्ष बना, तो क्या आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी को हटा के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं? सर मैं उदाहरण, और आप में अपनी जिंदगी खपा दिए लोग, और योग्य दिखते हैं आपको पंकज सिंह, योग्य दिखते हैं नीरज सिंह, योग्य दिखते हैं अनुराग ठाकुर, योग्य दिखते हैं आपके राजवीर सिंह। ठीक है, तिलक जी सुनिए जरा, नहीं एक चीज समझाइए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। नीरज राय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और तिलक आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यही हम भी जिक्र कर रहे हैं, हम भी इसी बात को कह रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल अछूता रहा ही नहीं है, अछूता नहीं है। लेकिन उपाध्याय साहब, मैं अनुज आत्रे पास जाऊं उससे पहले आपसे पूछ रहा हूं, जो नीरज राय कह रहे हैं, नीरज राय कह रहे हैं कि क्या बीजेपी में वो मानता है कि एक नीरज राय जैसा कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए? क्या वो मादा है बीजेपी के भीतर, आपको लगता है? देखिए, जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा, जहां प्रॉफिट नुकसान का कोई वो नहीं है, अगर एक आदमी कोई बिजनेस करता है तो पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा। एक छोटा सा नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो समय के साथ कितना बड़ा बन जाता है। इवन देन एक काउंसलर, एक प्रधान, आप 5 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी का आकलन कर लीजिए, वो कहाँ था और कहाँ से लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जो जिक्र करा उन्होंने कल, उपाध्याय साहब, वो कह रहे हैं युवाओं पर भागीदारी देना है, युवा आगे आए, और हम भी ये चाह रहे हैं कि वंशवाद का दंश खत्म हो, वंशवाद की जड़ें खत्म हो, और अब एक भागीदारी जब युवाओं को मिलेगी तो एक बेहतर भविष्य देखने को मिलेगा हर एक क्षेत्र में, राजनीति में भी और हर एक क्षेत्र में। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति होगी? अब्दुल जी पहले अपनी पार्टी में ये लागू करें कि भाई वंशवाद नहीं चलेगा, किसी नेता का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा, अभी किया जाएगा, अध्यक्ष नहीं बनेगा, या दूसरा कोई प्रॉफिट का पद नहीं लेगा। हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी को कहना अलग बात है। देखिए, टीएमसी कहेगी बीजेपी को, बीजेपी कहेगी कांग्रेस को, कांग्रेस दूसरे को कहेगी, समाजवादी पार्टी बीएसपी को कहेगी। नहीं है, अपनी अपनी पार्टी को सुधारिए, अपनी पार्टी में लागू करिए। अरे अब्दुल, क्या बात करते हैं आप? जनता जानते हैं मेरी पार्टी कंपनी बहुत अच्छी, बाकी जितनी पार्टियां हैं वो कंपनी की पार्टी बहुत अच्छी। मेरे पिताजी सीईओ हैं, पार्टी बहुत, मैं ही उनका सीईओ बनूंगा। मेरी पार्टी, सर मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर, सुन लें, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी नाम ले रहे हैं, आप अपनी पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाइए। उपाध्याय जी को सुनिए भाई, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बढ़िया ही बोले। आप अपनी पार्टी को आरटीआई के दायरे में ले आइए। जब आरटीआई का मामला आता है सब एक हो जाते हैं। हम आरटीआई के दायरे में ठीक है, तिलक जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आ रहा हूँ अब्दुल भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब्दुल 2014 से पहले मेरे प्रधानमंत्री ने ही ये कानून बनाया कि 2000 रुपए से ज्यादा
कैश नहीं जाएगा किसी का, जानते हैं आप, वो काला धन होता था। अच्छा। आज 2000 आरटीआई वाला बताइए ना, पार्टी फंड में चंदा जाता है, सवाल तिलक सिंह जी सवाल क्या था? आरबी उपाध्याय सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल वो कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना सर। जी तिलक सिंह जी, जी अब्दुल भाई, आरबी उपाध्याय साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि आखिर वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाना है, तब आप लोग मुंह फेर लेते हैं, ऐसा क्यों? मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है अब्दुल भाई, मैं बताना चाहता हूं, सपोर्टर आरटीआई को दायरे में लाने के लिए। नीरज राय, ठीक है नीरज राय आ रहा है, तिलक सिंह जी के पास, अनुज यात्री साहब के पास जाना बहुत देर हो नीरज राय जी, हाँ। जब ये सवाल उठाया जाता है और जब ये क्वेश्चन उठाया जाता है ना सर, तो सारी पार्टियां एक साथ नहीं बैठती हैं इस मामले में। अच्छा। कोई भी पार्टी नहीं बैठती है। ठीक है अनुज यात्री, क्या ऐसा है सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर अलग अलग एक साथ नहीं होती? नीरज राय आ रहा है आपके पास, ठीक है अनुज यात्री जरा बताइए। ठीक, तिलक सिंह जी बैठे तो सही सर। ठीक है तिलक सिंह जी, अनुज यात्री बताइए जरा क्या ऐसी स्थिति है, क्योंकि जो आरबी उपाध्याय कह रहे हैं कि राजनीतिक दल वंशवाद का दंश तो झेल रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप आरटीआई के दायरे में आ जाइए ना, अपनी पार्टी को लाइए, तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं राजी होता है। चंदे के तो सार्वजनिक कीजिए। हाँ, ये जो इनके परिवारवाद और वंशवाद की बात हो रही है, तो मेरा ये मानना ये है कि अगर कोई परिवार ऐसा है या परिवार का मुखिया ऐसा है जिसने अपना पूरा जीवन काल जो है राजनीति को दिया, और उसके जो आगे जो परिवार के सदस्य हैं, जो अगली पीढ़ी है, जब उसने पैदाइशी अपने परिवार में राजनीति देखी है, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के साथ, उस पिता के साथ या माँ के साथ या बड़े भाई के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के सक्रिय है राजनीति में। और अगर वो राजनीति के मैदान में उतरना चाहता है या उतर जाता है, तो उसमें खराब क्या है? अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई उद्योगपति है, अपने वो उसको उसी हिसाब से जो परिवार में देखने को मिलता है, आदमी चाहता है। क्या राजनीति का क्षेत्र आज देश में खराब क्षेत्र है क्या? ये बोल दे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का क्षेत्र खराब क्षेत्र है, तो आप लोग हट जाइए राजनीति से। लेकिन आपके नेता लोग और आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा परिवार के नाते जो है टिकटें दी जाती हैं। अभी पीछे जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए, उसमें से 25 से 30% ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए हैं कि जिनकी क्राइटेरिया सिर्फ कुछ नहीं था, उनकी कोई वर्किंग नहीं थी राजनीति में, केवल और केवल परिवार के नाते उनको टिकट दिया गया। आज चाहे केंद्र सरकार में इनके मंत्रियों को ले लीजिए, सांसदों को ले लीजिए, जहां जहां इनकी सरकार चल रही है, कई मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जिनको केवल राजनीति में इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया कि उनके पीछे एक परिवार की बहुत बड़ी बैकअप थी। तो ये जरा अपने गिरबान में झांक लें, उसके बाद दूसरा पेपर नहीं होगा। लेकिन अनुज यात्री, कांग्रेस के भीतर भी तो अब्दुल जी, मैं इनकी बात से जवाब दूं। देखिए, राजनीति न बिजनेस है न उद्योग है। हाँ। दोनों चीजें नहीं है राजनीति। राजनीति जनता की सेवा है विशुद्ध रूप से, ये बात अलग है। वाकई में आज वो उद्योग हो गया है, आज वो बिजनेस हो गया है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। कहां से आता है करोड़ों रुपए? चंदे का सोर्स कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताती है। नहीं आरबी उपाध्याय, दरअसल कार्तिक जो बनर्जी है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। जवाब दे दूं क्या? आ रहा हूं मैं आपके पास अनुज यात्री। कार्तिक बनर्जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो राजनीतिक नेता है, दलों के नेता हैं, वो दरअसल समाज की सेवा के लिए उतरते हैं, लेकिन अंत होते होते वो अपने परिवारों की ही सेवा में उतर जाते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन आरबी उपाध्याय जो कह रहे हैं, अनुज यात्री क्या कह रहे हैं आप? सवाल का जवाब क्या है? देखिए, ये उपाध्याय जी कह रहे हैं कि राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, उद्योग नहीं है। निश्चित तौर पे नहीं है, ये सेवा का के लिए क्षेत्र है और सेवा के साथ साथ पर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो लोग सांसद चुन के आते हैं, विधायक चुन के आते हैं, उनका पूरा टाइम, उपाध्याय जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप सक्रिय रहते हैं, सामाजिक आदमी भी हैं, आपको भी मालूम है कि जो व्यक्ति अगर जनता का प्रतिनिधि चुनकर के आता है तो सुबह से लेकर रात तक वो जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको जनता के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है, जनहित के कार्यों में लगा रहना पड़ता है। लेकिन वाकई में क्या उपलब्ध रहता है वो? उस चीज के लिए जब आप एक बात बताइए अनुज यात्री, इस बात से आप भी वाकिफ होंगे अनुज यात्री, जब हम देखते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में, अनुज यात्री, आरबी उपाध्याय और हम सरीखे जो पत्रकार हैं,
वो जब इस चीज को देखते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं, हम आम जनता के पास जाते हैं कि आपको क्या उम्मीद है अपने उम्मीदवार से, जो प्रत्याशी है यहाँ से, वो कहते हैं कि हमारा भला होना चाहिए, सड़कें बनी होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि पिछले 5 सालों में आप मिले हैं अपने विधायक साहब से, वो कहते हैं हमारे पास तो आए नहीं। आप कह रहे हैं जनप्रतिनिधि होना चाहिए, वो तो मिलते भी नहीं है सर। और ये कोई एक विधायक या एक नेता के जिक्र नहीं है, अब आप ये सभी बोलते रहेंगे तो दूसरों को बोलने का अवसर नहीं देंगे। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, 5 उंगलियां एक से नहीं होती है। जो लोग चुन के आते हैं और जनता को उपलब्ध नहीं रहते, तो जनता उनको अगले चुनाव में जवाब देती है। उनको आईना दिखाने का काम वही जनता करती है। तो इसलिए जो लोग लगातार बीते 3-3, 4-4 बार से जीत करके आते हैं, वो अब केवल नाम पर नहीं जीत के आते हैं। आप नाम पर एक बार आ जाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार जीत के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता से आपका कनेक्टिविटी बनी रहती है। आप जनता के लिए काम करेंगे। आज की डेट में मतदाता किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी को वोट देता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जो है प्रदेश से आता हो, सब लोग जागरूक हैं। और अगर जो भी निकम्मे लोग होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने में भी जनता हमारी जो है, यही लोग नीरज राय, इसी पर ही आपसे सवाल है यही कि आरबी उपाध्याय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थिति पनपी है? देखिए, आरबी उपाध्याय जी के एक सवाल से मैं बहुत खुश हूं, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती। मैं इस बात को भी बार बार मैं उठाया हूं, तमाम चैनलों पे भी उठाया हुआ हूं। इसलिए उठाया हूं कि टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने के पक्ष में है। आरबी उपाध्याय जी इस चीज से सहमत भी होंगे, और यहाँ से नहीं, शुरू से हम लोगों का चल रहा है इस पे। और रही बात तिलक जी का, जो कह रहे थे कि एक पार्टी तैयार होती है, दूसरी पार्टी तैयार नहीं होती है, तो तिलक भाई, वजह वो नहीं है। वजह वो है कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा आया, उसका ब्यौरा न देना पड़े, वजह ये है। 20 लाख करोड़ कोरोना काल में पैकेज किन किन मदों में गया, उस पर कोई सवाल न पूछ दे, वजह वो है। और वंशवाद की राजनीति की जो बात हो रही है, अगर कोई भी व्यक्ति योग्य है, समाज सेवा का एक बेहतर प्रारूप होता है राजनीति में आना, जैसे कि उसे पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड हो जाता है व्यक्ति कि नहीं भाई, ये समाज सेवा, देश सेवा के लिए यह अथराइज हो गया, जो कि मतों के आधार पर वो आगे बढ़ता है। अब इस पे ये कह देना कि योग्य को अयोग्य घोषित करना और अयोग्य को लाभ के पदों पर बैठाना कार्यकर्ताओं के तो अब आप इस बात का जिक्र करेंगे तो सभी राजनीतिक दल इस बात का ही तो कहेंगे, वो इसी बात को तो कहेंगे कि हमारे यहाँ भी जो योग्य है व्यक्ति, उसी को ही पद दिया जा रहा है, उसी को ही आगे किया जा रहा है। आप जय शाह का जिक्र करेंगे तो जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी जुड़े रहे थे, और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद बीसीसीआई में जुड़े जाके बता रहा हूँ योग्य क्या होता है। योग्यता वो होती है, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। किसान के लिए काम करने वाला, खेतों में उतर के हल जोतने वाला, बीज बोने वाला नीरज राय को ममता बनर्जी ने 3 साल पहले इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, और उसी भारतीय जनता पार्टी में हमारे नजरों में 1-2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे पड़े हैं कि 30-30 साल, 40-40 साल दे दिए हैं, और किसी जिला में सचिव भी नहीं बनाया गया। ऐसा है तिलक सिंह? योग्यता का हनन होता है। ये बिल्कुल नीरज राय जी बिल्कुल 500% की गलत बयानी कर रहे हैं। मेरी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें गलत बयानी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके के पदों तक बाकायदे मंथन होता है, चुनाव होता है। हम राहुल गांधी की तरह या अभिषेक बनर्जी की तरह इनका अभिषेक नहीं कर दिया जाता है, तिलक नहीं लगा दिया जाता है, मुकुट नहीं पहना दिया जाता है कि यही सर्वे सर्वा है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस को कोई और अध्यक्ष नहीं मिल रहा, सोनिया गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए, मेरी पार्टी कितने अध्यक्ष बदले जा चुके हैं? मेरी पार्टी के कितने अध्यक्ष बदले जा चुके हैं? आप जिनका आदरणीय अमित शाह जी का आप जिनका नाम ले रहे हैं, क्या उनके पुत्र अमित शाह जी के बाद उनके पुत्र क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं क्या पार्टी के? आप अनुराग जी का नाम ले रहे हैं, अनुराग जी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं क्या भैया? एक ये बताइए। वो देखिए, ये जिनका भी नाम ले रहे हैं वो सब लोग मेहनत और बलबूते पे आए। अपने नेताओं की जो सूची है क्या? बात ये हो रही है, मुझे सुन लीजिए, राजस्थान से मुख्यमंत्री अनुज जी मुझे सुन लीजिए, अनुज जी मुझे सुन लीजिए, वाजिब सवाल है। अनुज जी आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, इन्होंने पार्टी में इतना काम किया है कि हम स्वयं इस जन्म में नहीं कर सकते। आप अरुण जेटली जी और जिनका नाम ले रहे हैं ना,
ये लोगों ने अपनी रोहन जेटली पार्टी में खपाई है, जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई उनको डीडीसी का प्रेसिडेंट बनवाने के लिए। आरबी आओ रहा हूं। नहीं ये अभी बात ये हो रही है। नहीं ये सब आधारहीन, ये आधारहीन बातें हैं सब, ये आधारहीन बातें हैं। अभी आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, इतनी बड़ी पार्टी में 125 साल पुरानी कांग्रेस में क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई और अध्यक्ष पद का दावेदार नहीं है क्या? अनुज जी आपके अध्यक्ष नहीं बन जाएंगे, ये बताइए मुझे। जयवीर सिंह आपके लिए आधार एक बात मुझे बताइए, सब लोग आधारहीन है। बीसीओ तीसीओ चुनाव हारने के बाद पार्टी के नेता अनुज यात्री जो आप सवाल कर रहे हैं, आपके सवालों से मैं सहमत हो जाऊंगा, लेकिन अभी आरबी उपाध्याय साहब ने एक बात कही थी कि पार्टियों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए, तो कांग्रेस को भी अपने भीतर झांक कर ही सामने वाले पर आरोप लगाना चाहिए। आपके अंदर आपको खुद पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कौन नियुक्त है और कब से नियुक्त है और आने वाले समय में कब तक नियुक्त रहेगा, क्या अध्यक्ष पद पे कोई और आएगा या नहीं आएगा, वो असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। या फिर यूं कह लीजिए कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी का, कांग्रेस का, वो सबको पता ही है। उसके लिए चुनाव भी नहीं होना चाहिए, हो नहीं पाता है, अंदर चुनाव हुआ ही नहीं है कई सालों से। अनुज यात्री साहब, मुझे जवाब मुझसे पूछा है तो मैं जवाब दे दूं। मुझे ये बता दीजिए कि अभी ये भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब बने हैं, ये जो भाजपा के यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, ये बता दीजिए किसने चुनाव किया उनके लिए, किससे पूछ के बनाया, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता से आपने पूछ करके बनाया? बाकायदे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पार्टी के अंदर कौन से लोकतांत्रिक मंथन होता है, प्रक्रिया है। आप इसी को समझिए, अपना जवाब दीजिए। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई है और बाकायदा सीडब्ल्यूसी ने उनसे निवेदन किया और उनको दोबारा से नियुक्ति करी है उनकी, तो वो बनी है। लेकिन जब नड्डा जी को पहली बार बनाया गया था, जब आपके जो है ये अमित शाह साहब ने इस्तीफा दिया था मिनिस्टर बनने के बाद, किसके कहने पर बनाया था? ठीक है आरबी उपाध्याय जी, और उससे पहले हमारी अनुज यात्री रुकिए जरा, आरबी उपाध्याय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आरबी उपाध्याय साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले इनको शांत करिए, बोलिए जरा, इनको शांत करिए जी, बोलिए। देखिए बात सारी पॉलिटिकल पार्टियां गरीब का भला करने की बात करती हैं, जय किसान की बात करती हैं, जय जवान की बात करती हैं, लेकिन अब्दुल भाई जब बात आती है टिकट देने की, सत्ता में भागीदारी देने की, मुझे बता दें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो टिकट देती है, करोड़पति अरबपति, उनको टिकट मिलेगा, वो इलेक्शन जीतेंगे और वो मालिक हो जाएंगे जनता की सेवा का दम भरेंगे। तब न तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कहते हैं जैसे लाल पीला राशन कार्ड दे देते हैं कि 2 किलो चावल मिल जाएगा, 1 किलो चीनी मिल जाएगी, हर महीने तेरी झोली में हम कुछ डालते रहेंगे। टिकट सत्ता में भागीदारी दो ना भाई, जो मजदूर है सत्ता में भागीदारी दो। वहां कोई विचार नहीं करता है। तो ये देखिए हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। अगर जो हम डिबेट में कहते हैं कि भाई वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अरे इतना ईमानदार अगर पॉलिटिकल पार्टियां और इनके नेता जितना बोलते हैं अगर उसका 50% भी हो जाए तो इस देश क्या आरबी उपाध्याय जी अब कुछ बदलाव आया है आपके मुताबिक? क्या अब नजर आया है आपको कि हाँ पहले के मुताबिक अब कम ऐसी चीजें देखने को मिल रही है? ऐसा है अब्दुल भाई, अभी जो रिपोर्ट आई, कितने क्रिमिनल हैं, कितने अरबपति करोड़पति हैं, आप उठा के देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ढूंढते रहिए आप, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है गरीब की, जिस गरीब की आप वोट लेते हैं उसकी भलाई का दम भरते हैं, उसके विकास की बातें करते हैं, कितने गरीबों को टिकट देते हैं, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे बता दे, बैठे होंगे 3 पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बैठे हैं। आप बताइए जरा, कितने ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया, जमीन से जुड़े हुए लोगों को, कार्यकर्ताओं को, गरीब लोगों को, कितने लोगों को टिकट दे दिया? तो हमसे पूछ रहे हैं जी, सबसे पूछेंगे सर, सबसे पहले आप बताइए। बिल्कुल, हाँ मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आंकड़ा उठाकर देखा जाए उपाध्याय जी, तो तृणमूल कांग्रेस में जितने कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है उसका 10% भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिया गया है। और वही जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को अधिकतर कुछ एक कार्यकर्ता तो हर जगह हो जाते हैं। राय साहब
जी थोड़ा बोलने दीजिए, मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ, मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ, मैं कहीं पर्दा नहीं डाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ सर, समय खत्म हो रहा है। कुछ एक ऐसे कार्यकर्ता आ भी जाते हैं जो कि धन के मामले में मजबूत होते हैं, उनका उस जगह पे प्रभाव होता है, उस जगह पे वो मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर अधिकतर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा निचले स्तर पे जुड़े हुए कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक हैं। राज्यसभा भी देख लीजिए और लोकसभा में नीरज राय कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दिया गया निचले स्तर के। तिलक सिंह, आपका क्या ऐसा विचार है, आपकी पार्टी का क्या? अब्दुल भाई आंकड़ा मैं भी आपको दे सकता हूं अपनी पार्टी का। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कोई भी पार्टी से नहीं बन जाती है साहब। जमीनी कार्यकर्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है, जमीनी कार्यकर्ता भूल जाते हैं, जमीनी कार्यकर्ता विधायक और एमपी बनते हैं। जमीनी कार्यकर्ता जब तक नहीं बनते तब तक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा नहीं बनती है। अरे सर मैं 4-5 नहीं, आपको 1000 बता सकता हूँ, 1000 कैटेगरी। लोकसभा में सांसद ऐसे बैठे हुए हैं जो सिर्फ 2 नहीं है, दुनिया की भी छोड़ दीजिए। नहीं, दरअसल देखिए जो है अनुज आत्रे से भी मैं सवाल कर लेता हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट लूंगा जरा। ठीक है अनुज आत्रे, ये सवाल आपके लिए भी है, कांग्रेस में ऐसा कितना हुआ है, कितने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में? ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको लाल पीला राशन कार्ड देते हैं, जो आज देश की सबसे अमीर पार्टी है, जिनके 1500 करोड़ रुपए का जो 5 स्टार ऑफिस दिल्ली में बनके तैयार हो गया जब से इनकी सरकार आई है, रात जो है ये सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। हमारे तो जो है फक्कड़ हमारे पास नेता हैं, हमारे पास जो है अगर देखिए कोई पैसे वाला होना ये उसका अपराध नहीं है कि कोई पैसा है उसके पास और राजनीति में आ रहा है तो ये अपराध नहीं है। देश में आपको संतुलन बनाना मतलब आरबी उपाध्याय साहब कह रहे हैं कि गरीब होना अपराध है, अगर उसमें क्षमता है पैसा नहीं है तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, मिलेगा नहीं। मेरी लाइन पूरी, अगर आप लोग मेरी लाइन पूरी होने दें दोनों पत्रकार मिलके, तो मेरी अगली लाइन यही आ रही है। बोलिए सर। क्योंकि उपाध्याय जी भी बीच में बोल रहे हैं और आप भी बीच में बोल रहे हैं, लाइन नहीं बोलिए सर, मैंने क्या बोला? बात कीजिए आराम से। जिस तरह से अमीर होना अपराध नहीं है और गरीब होना तो निश्चित तौर पे देखिए बिल्कुल गरीबों के साथ सबके साथ वो सहानुभूति रहती है और राजनीति में ज्यादातर वही लोग कामयाब हो पाते हैं कि जो जनता के बीच में से आते, जनता को लगता है हमारे बीच का है, बल्कि धनवान लोगों से तो एक दूरी बना करके रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी को हमेशा ही ऐसे लोगों को बढ़ोतरी दी है जो जमीनी स्तर के लोग आए हैं, जिनका जमीन से जुड़ाव है। हमारे पास पैसे वालों की, ठीक है सर, कांग्रेस में जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आरबी उपाध्याय साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका क्या होगा सर? समय खत्म हो रहा है, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा सर। देखिए हर पार्टी में परिवारवाद है, ये बात अलग है कि अपने आप को आदर्श सभी पार्टियां बताती हैं, ठीक है, लेकिन कामोबेश हालात नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदे का सोर्स नहीं बताना चाहती, यहाँ चंदा आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहती। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, गरीब मजदूर, चाय वाला, पान वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला, जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है बिल्कुल टिकट नहीं मिलता है और परिवारवाद पर का बोलबाला अभी भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वंशवाद के फेर में जाहिर तौर पर अभी भी राजनीतिक शेर बने हुए हैं। आने वाले समय में कब तक ये शेर बने रहेंगे वंशवाद के फेर में, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार आप देखिए दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें।